खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबका। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं जी 5 का पंच, और 5 के पंच में अभी तक की अहम और बड़ी खबरों से आगाज करते हैं और उस बड़े बयान पर हम सीधे आते हैं जो बयान आज सुबह से लगातार गर्दिश में है। अगरचे बयान दिल्ली के अंदर दिया गया है लेकिन उसकी गर्माहट जम्मू कश्मीर की सियासत पर है और बात साबिक वजीर डॉक्टर हसीब द्राबू की करते हैं। साबिक वजीर खजाना और साबिक जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया है और डॉक्टर हसीब द्राबू ने दिल्ली में खोला कश्मीर मोर्चा, इलेक्शन, दफा 370 और हदबंदी पर उठाए कई बड़े सवाल। रियासत का दर्जा फिलहाल पूरी तौर बहाल होते हुए नहीं दिख सकता है, यानी नहीं हो सकता है। ये जल्दी जल्दी में जिस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही है कि रियासत का दर्जा बहाल होगा, इस तरीके का कहीं पर भी अंदाजा नहीं लग रहा है। न सिर्फ वो यहां पर रुके बल्कि आगे उन्होंने कहा कि असेंबली के इख्तियारात पर भी उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि मामला था दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई थी, जो उन्वान था वो था मीनिंग एंड मैसेज ऑफ जम्मू कश्मीर इलेक्शंस, यानी जम्मू कश्मीर इलेक्शंस को कैसे समझा जाए और इनका मान्य और मतलब क्या है। इस पर थिंक टैंक्स की एक मीटिंग चल रही थी और उसी में डॉक्टर हसीब द्राबू जो साबिक वजीर है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात की अक्कासी की और पहले ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि इलेक्शन, दफा 370 और हदबंदी जिस तरीके से कराई गई, ये एक मनसूबाबंद तरीके से कराया गया और ये मनसूबाबंद तरीका जो था इसने डिसएम्पावर कर दिया है बहुत सारे इलाकों को, बहुत सारे लोगों को, जिस पर सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। स्टेटहुड के मामले पर डॉक्टर हसीब द्राबू का मानना था कि ये आनन फानन में होने वाला नहीं है, वक्त लगेगा और इंतजार करना होगा, तब जाकर ये स्टेटहुड मिल सकता है। पहली बात, स्टेटहुड पर क्या कुछ कह रहे हैं साबिक वजीर खजाना, जरा फटाफट से इसको पहले सुन लेते हैं। Does the assembly of J&K have the same powers that any other assembly has? Forget the UT bit. And I will disagree with Aditya. Let me tell you here and now, there is no statehood that's going to come for the next 5 years. Why will there be any statehood? And do you realize it's not that you wake up one day and say, all right, now I convert J&K into a state. No, you have to unwind it. Do you realize how many laws, statutes, acts have been changed? The administrative structure has been changed. The civil services have been changed. There is no longer a J.K. Carter. One of them is sitting here. It's an Agbut Carter now. It will have to be unwound over a number of years, depending on how situation evolves. It's not a thing that the President of India wakes up one day and does it. So let's not see it from that perspective. I think we need to understand that there are multiple realities and we need to see each of them and see how that impacts the situation going forward in J&K. Thank you very much. ये बात कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड यानी रियासत का दर्जा जल्दी से बहाल होगा, कि रात को काबीना का इजलास हुआ, सुबह सदर मोहतरम ने दस्तखत करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ऐसा नहीं है। जमीनी काम करना होता है और इसमें सालों लग सकते हैं। फिलहाल इस तरीके के आसार कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं कि फटाफट से कोई स्टेटहुड होगा। यानी ये वो मामला था जिसको लेकर मौजूदा इलेक्शन लड़े गए, 2024 में जो इलेक्शन लड़े गए वो स्टेटहुड की बहाली और दीगर मामलात को लेकर लड़े गए और पहली करारदाद भी इसी पर आई थी। लेकिन एक और बात जरा आपके सामने रखते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साबिक वजीर खजाना ने जब 370 पर अपनी बात रखी तो उन्होंने साफ कर दिया कि 370 वाले मामले पर साबिक वजीर गुलजारी लाल नंदा के बयान को बुनियाद बनाते हुए कहा कि गुलजारी लाल नंदा ने ऐवान में सन 1970-80 के दरमियान ही इस बात की वजाहत कर दी थी कि किस तरीके से 370 खत्म हो गया है और सिर्फ आईन का एक बाहर का ढांचा वहां पर है। गुलजारी लाल नंदा के बयान को उन्होंने कोट किया। सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने कहा, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जिस अज़म के साथ बीजेपी ने 370 को डाइल्यूट किया, 35 को खत्म किया, इसका फायदा बीजेपी को बराह रास्त चुनाव में मिला और ये एक चुनाव नहीं है, मुसलसल चुनाव में उसको इसका फायदा मिल रहा है। और उन्होंने इसकी ब्रांडिंग इस तरीके से की कि आज भी चुनाव में यह सिलसिला चल रहा है, जबकि 370 वाले मुद्दे पर
यह बात क्लियर है कि ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पहले ही कहा गया था कि उसमें कुछ भी बचा नहीं है, वो एक हड्डियों का ढांचा है। What had been left of it? 1962, Gulzarlal Nanda says in the Parliament of India that 370 is all over. Was he lying? You had a constitution of Jammu and Kashmir which could not be amended. You had residuary powers of J&K which were taken away. You had an elected head of state who was replaced. And all this happens in the 1960s and 70s and 80s. So what was there that was being abrogated? It's something that is about setting narratives. Yes, BJP did it brilliantly well. And they made more capital, political capital, out of abrogation of 370 in the rest of the country than in J&K. Every single election, whether it's Maharashtra or it is Karnataka or it is Haryana, what is the main issue? हमने जो कहा वो किया. Today, Kashmir is a metaphor for BJP, for a strong government, for a decisive government, for having shown Kashmir is their place. Very good. So be it. But that's how. डॉक्टर हसीब द्राबू जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को डिकोड कर रहे थे और 70, 80 और 60 की दहाइयों की कहानी रखते हुए ये बता रहे थे कि 370 में बचाई कुछ नहीं था और ये एक फोबिया बनाया गया था, इस पर सियासत हुई, लेकिन इस सियासत का बराह रास्त फायदा मरकजी जमात भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और यही वजह है कि मुल्क भर के अंदर इन दिनों इसी पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। फटाफट से एक और बात, क्या कुछ कहा गया इस पर आते हैं और उसके बाद जरा मेहमानों के पास भी चलेंगे। मामला है करारदादों का, चाहे वो करारदाद ऐवान के अंदर रखी गई हो या काबीना के जरिए से लाई गई हो, इस पर भी साबिक वजीर और सियासतदान डॉक्टर हसीब द्राबू का अपना एक मौकफ है कि ऐवान और काबीना की करारदादों पर भी डॉक्टर हसीब द्राबू ने सवाल उठाए और कहा कि साल 2020 के फैसले को याद रखा जाए, यानी साल 2020 जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला, उस मामले को बेस बनाते हुए अपनी बहस को आगे रखा और कहा कि करारदादों से सियासी मसले नहीं हल होते हैं और ये वो वाला मामला है जहां पर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने वेट किया हो, तो खालिस करारदाद से यह कहना कि अब सब कुछ मुझे वापस आएगा, लुटी मुटी इज्जत वापस आएगी, यह दरअसल सिर्फ एक सियासत है और इसका आईनी तौर पर कोई भी एतबार नहीं है। करारदाद जो पास की गई इसका कोई एतबार नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए सियासी जमातें इस तरीके का कर रही है। तीसरे पड़ाव पर जरा इस साउंड बाइट को भी सुन लीजिएगा और बॉडी लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से पैदर पे उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को खंगाल के सामने रखने की कोशिश की। डॉक्टर हसीब द्राबू करारदादों पर। There is no legal force in the region, as the Supreme Court said in a judgment in 2020, that there is no force of law on a resolution passed by an assembly when the parliament has had its say, especially after it has gone for judicial scrutiny, which it has approved by the Supreme Court. But it is a political system. चलिए, ये एक सियासी मामला है और सियासत के तौर पर इस करारदाद को सामने रखा गया है। तीन बड़ी बातें मैंने आपके सामने रखी। एक, स्टेटहुड के मामले पर उनका मौक़िफ़ है कि अभी बराह रास्त रियासत का दर्जा बहाल होगा, उन्हें इस तरीके की उम्मीद 2-3 सालों तक नजर नहीं आ रही है। फिर 370 वाले मामले पर उनका मानना था कि गुलजारी लाल नंदारा साहब के बयान को हवाला देते हुए ने कहा कि पहले ही फिजिकल ऑटोनॉमी और दीगर चीजें चली गई थी तो बचा क्या था, इसमें किसी के समझ में यह बात भी नहीं आ रही है। और तीसरा बड़ा सवाल था करारदादों पर, जिस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा और यह कहा कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक सियासी फैसले के तहत इस बात को साफ कर दिया था कि देखिए करारदाद होती है, ये बाइंडिंग कोई नहीं है और ना ही आप हुकूमत को इस पर घेर सकते हैं। इस करारदाद के जरिए से इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अब ये कौन साहब है? जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक चेयरमैन है। ये कौन साहब है? ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर रह चुके हैं, आजकल पार्टी में नहीं है। सियासत से इन्होंने
दूरी इख्तियार की, लेकिन अखबारात में अपने कॉलम लिखते हैं और बहसी ओपिनियन मेकर के तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आजकल दिल्ली के अंदर मौजूद रहते हैं, बात करते हैं। अजय भारती साहब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, नासिर लोन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मोहित बान साहब ने ज्वाइन किया पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, और सलीम पंडित साहब मेरे साथ मारूफ कॉलमिस्ट है, सहाफी है, ये भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मोहित, सबसे पहले जरा आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से तीन बयानात मैंने अभी चला, अभी दो तीन चीजें और भी इनको जरा डिकोड करने की कोशिश करें। अब आप भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नासिर भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब हम इस तरीके की स्टेटमेंट को दिल्ली के पटल पर सुनते हैं, दिल्ली के किसी ऐवान में सुनते हैं, तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं कि अब इस तरीके की बातें क्यों। स्टेटहुड पर जो मौकफ आया, 370 पर जो मौकफ आया, और करारदाद पर जिस तरीके से बात रखने की कोशिश की गई, डॉक्टर हसीब साहब का मौकफ किस तरीके से आप देखते हैं? और ये जो अब वो गैदरिंग के पास जाकर या कॉन्फ्रेंस में जाकर बात कर रहे हैं, इसके क्या माने निकाले जा सके और कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में? देखिए, पहले आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि ये जो साहब हैं, डॉक्टर साहब एक ओपिनियन मेकर हैं, ठीक है। सियासत उन्होंने छोड़ दी है, सियासत से एक दूरी उन्होंने बनाए रखी है और एज एन ओपिनियन मेकर काम कर रहे हैं। और ये ओपिनियन मेकर जो होता है, जो राय बदलने की या राय को माशरे में एक शक या शुबा डालने की जो ये कोशिश करने वाला ये जो ओपिनियन मेकर है, ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। और ये बात की बात है। उन्होंने आप कह रहे हैं कि एक बयान में उन्होंने कहा कि करारदाद का कोई महत्व नहीं है, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। हाँ, टेक्निकल टर्म्स में अगर आप कहें कि उसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, मैं मानने को तैयार हूं कि उसकी टेक्निकल टर्म्स में शायद लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन ये जो रेजोल्यूशंस हैं, बीजेपी को ही अगर हम 2 मिनट के लिए लेकर चल ले, 2 मेंबर पार्लियामेंट जब उनके थे तो उन्होंने तब से ये रेजोल्यूशन लाए हैं कि जब हमारे पास सरकार आएगी हम 370 पे ऐसा करेंगे, और एक मुल्क में एक जो है माहौल बनाया इसके खिलाफ, ठीक है। तो क्या डॉक्टर साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं या जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है वो सीधे घुटनों पे सरेंडर कर दें हुकूमत हिंद के सामने? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने इस चीज को लेकर सरेंडर कर दें कि हम आपके फैसलों के साथ मुखालफत नहीं करते हैं या हम उसके साथ जो है इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं। रेजोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन का वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो लोगों ने चुनकर इन नुमाइंदों को ऐवान के अंदर भेजा है, वो इसलिए भेजा है कि जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी के साथ या जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनकी इतने सालों की जो उनकी जद्दोजहद रही है जम्मू कश्मीर में, उसकी तर्जुमानी वो कर सके। और हूं कि कभी भी जब भी इतिहास में, जब भी तवारीख के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहला कदम जम्मू कश्मीर असेंबली ने क्या उठाया, इसकी बात उठेगी, चाहे वो कानूनी किसी पेडेस्टल के ऊपर उठे, चाहे वो किसी महाशरे के अंदर, कोई सिविल सोसाइटी के अंदर उठे, चाहे वो कहीं किसी पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में उठे। सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहली चीज है, वो ये डिस्कस होगी कि इस कानून साज असेंबली ने जो है पहला काम जो है वो क्या किया। तो वहां पे ये रेजोल्यूशन आएगा कि इस कानून साज असेंबली के जो मेंबरान थे उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ अपनी बात उठाई, एक करारदाद लाई और ये बताया हुकूमत हिंद को कि जो फैसले 5 अगस्त 2019 को लिए गए, जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, जिन्होंने एक चुनिंदा सरकार को एक इख्तियार दिया है, वो ये फैसला करती है, वो ये बताती है। वो सारे एमएलएज, वो सारे कानून साज एमएलएज जिनको उनने चुनकर भेजा है, यही तो वो भी बता रहे हैं, ये भी तो 5 अगस्त 2019 जहां तक डॉक्टर दाबू साहब का मानना है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के लिए ठीक है करारदाद आप लाएं, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि जिस चीज को वेट किया गया हो पार्लियामेंट ने,
फिर एंडोर्स किया गया हो सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसका कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और यही बात वो लगातार बता रहे थे कि 370 वाले मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। अजय भारती साहब ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अजय भारती जी ज्वाइन करने के लिए। उससे पहले नासिर जरा आप भी फटाफट से ओपनिंग रिमार्क्स दे दीजिए। 3 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे। 370 पर उनका मौकफ है कि ये पहले ही खत्म हो गया था, इसमें बचा ही कुछ नहीं था, लेकिन इसका सारा क्रेडिट बीजेपी लेगी और आने वाले दिनों में भी चुनाव वो इसी पर जीतेगी क्योंकि जिस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया। आगे स्टेटहुड पर उनका मानना है कि अभी मुस्तकबिल में 3, 4, 5 साल तक कहीं पर इसकी बात ही ना करे, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि न दिल्ली में इस तरीके की हलचल है और ना ही लीडरशिप कहीं पर उतनी मजबूत है। देखिए, जहां तक द्राबू साहब का सवाल है, ही इज अ कन्फॉर्मिस्ट। वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ग्रास रूट लेवल जो है कोई बेस नहीं है पॉलिटिकली उनकी। तो उनका ये कहना कोई ताज्जुब की बात नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, जहां तक 370 की बात है, रेजोल्यूशन की बात है, हमने कब कहा कि जो हम रेजोल्यूशन लाएंगे उसकी कोई पॉलिटिकल बाइंडिंग होगी? हमने कब कहा, सॉरी, लीगल बाइंडिंग होगी? हमने कब कहा जी ये रेजोल्यूशन पास करने से जो है सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो जाएगी ये स्टेट वापस देने के 370 वापस देने के लिए? ये एक इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक एक्सरसाइज थी, क्योंकि 370 का जो फैसला लिया गया, वन साइडेड फैसला, बिना किसी सलाह मशवरे से, बिना लोगों के नुमाइंदों से पूछे पाछे, उसके बाद जो पहले इलेक्शंस हुए और जो पहला सेशन हुआ असेंबली का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो नुमाइंदे हैं वो लोगों की वॉइस को जो है वहां पे रेज करें असेंबली में, और एक रेजोल्यूशन लाके जो लोगों के कंसर्न्स थे, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, उसको एक आवाज दे असेंबली के थ्रू, ताकि ये ऑन रिकॉर्ड रहे, ताकि आगे जाके जब भी इस पे बात हो, ये जो मसला जब भी कहीं पे भी डिस्कस हो या कहीं सुप्रीम कोर्ट में उठे, कम से कम पता चले कि जो लोगों के नुमाइंदे थे, लोगों की आवाज थी, वो क्या थी उस वक्त। क्योंकि इससे पहले जब ये पार्लियामेंट में लिया गया फैसला, उस टाइम पे यहां पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। जहां तक स्टेटहुड की बात है, द्राबू साहब तो पिछले 5 साल मतलब गायब थे। 5 साल तक उन्होंने एक भी बार कभी कोई बयान नहीं दिया, चाहे वो 370 को लेके हो, चाहे वो स्टेटहुड को लेके हो, चाहे वो लोगों की मुश्किलात को लेके हो। तो हम उनसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वो लड़े लोगों के हकों के लिए, लोगों की आवाज जो है वो बुलंद करे। तो मुझे नहीं लगता वो जो कह रहे हैं वो तो ये भी कह सकते हैं कि अगले 50 साल नहीं आएगा स्टेट, बैठे रहो घर में, क्योंकि उन्हें तो लड़ना है नहीं। लेकिन जहां तक लोगों की एस्पिरेशंस की बात है, और जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खुद वादा किया है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, हर एक जो उनकी कंटिन्यूअसली एक जो लाइन रही है J&K को लेके कि इलेक्शन के फौरन बाद जी हम वहां पे स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। तो जो हम लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए, और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द इंश्योर करेंगे कि जो दिल्ली की मरकज की सरकार है वो यहाँ स्टेटहुड वापस रिस्टोर करे। अजय भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनका एक और है, वो भी जरा प्ले करता हूं जल्दी से। जो स्प्लिट के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, रियासत 5 अगस्त 2019 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी गई, 2 यूनियन टेरिटरियां बनी है, लेकिन जो सूरत हाल है, जिस तरीके का वर्डिक्ट बना है, ये कम्युनलाइज सारा मामला चला गया है। कश्मीर का वर्डिक्ट अलग से है, जम्मू का वर्डिक्ट कुछ अलग है, और इन वर्डिक्ट्स के बीच में जो ओपिनियन बिल्ट हो रही है वो ये अच्छा लगता है कि रियासत का एक और तकसीम होना चाहिए था, तब जाकर ये मामला, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सीधे अजय भारती जी आपके पास चलते हैं। You're not very far from having to split the state into 2, or a UT as you may call it, a bifurcation. When the August 2019 initiative was taken of abrogation, there was a bifurcation of the state. I thought it would have been simpler to trifurcate the state, because it's an unnatural state. It's a state that has, let's say, between Jammu and Kashmir, there is nothing that's common. Language is different, geography is different, ethnicity is different, culture is different, and now politics is different. What was holding the state together was the politics of the state. Biggest message.
चलिए जी, अजय भारती जी जरा इस पर भी रिएक्ट करें। हम कह रहे हैं कि जनाब हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, जम्मू का कश्मीर के साथ कोई चीज नहीं मिल रही है। अच्छा ये था कि 3 हिस्सों में बांट देते, और पिछले कई दिनों से भी इस तरीके की बातें गर्दिश कर रही है कि गवर्नमेंट और भी कुछ प्लान कर रही है बिफोर दैट कि स्टेट वुड रिस्टोर हो। ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है, कहां पर आप इसको देख रहे हैं? और ये जो बात दिल्ली से ऊपर कर सामने आ रही है कि स्टेटहुड के मामले पर, 370 के मामले पर, फिर यह भी कहा जा रहा है कि बेहतर यह है कि जनाब ये कहीं मिल नहीं रहा तो अच्छा है कि खत्म ही कर दे इस मामले को। गौहर साहब, सबसे पहले शुक्रिया, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब, हेलो। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि हसीब द्राबू साहब एक नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जम्मू कश्मीर से एक अच्छे व्यक्तित्व आए हैं। विद इवन दिस एट द रिस्क ऑफ कि उनको लेबल किया जाएगा कि ये बीजेपी की बी टीम है, बट एज ए नेचुरल पर्सन मैं उनके कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता हूं, बट दैट डज नॉट मीन मैं उनकी हर बात से सहमत होता हूं। जहां तक जो मैंने, चूंकि मैं लेट जुड़ा तो किसी टेक्निकल वजह से, लेकिन जो बात मैंने अपने दूसरे साथियों से सुनी, जो एक ये कहने की कोशिश करें कि लोगों का रेजोल्यूशन है। हसीब द्राबू साहब का जो मैंने एक बाइट सुना, हालांकि पूरा नहीं सुना, वो उनके साथ इनजस्टिस होगा कि एक छोटी सी बाइट पर उनके ऊपर कमेंट करना, दैट विल बी इनजस्टिस टू हिज इंटेलेक्ट एंड हिज नॉलेज। मैं ये समझता हूं कि हसीब द्राबू साहब ने भी क्लियरली ये कहा कि एक पार्टी है जो 370 को एब्रोगेशन को समाप्त सपोर्ट करती है, उनका सबसे ज्यादा वोट शेयर है, उनका जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जिनके सीट्स आई हुई है। तो ये जो डिवाइडेड वर्डिक्ट है, और कश्मीर में भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हम देखेंगे तो अगर आप देखेंगे कश्मीर वैली से भी जो उनको वोट परसेंटेज मिला है, इट इज नॉट क्रॉसिंग 50%, यानी मोर देन 50% लोगों ने उनके एजेंडा को रिजेक्ट किया। अगर टोटल एलिजिबल वोटर्स को देखेंगे तो वो और कम और डाउन हो जाता है। इसलिए लोगों की स्प्लिट राय है, लोगों ने 370 के खिलाफ वोट दिया है, ऐसा नहीं है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जिन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, चाहे वो सच था झूठ था, उनको पड़ा हुआ वोट भी तो बीजेपी के साथ काउंट करेंगे तो लोगों की राय क्या बनती है? तो मीन्स एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये असेंबली चुनाव ने दिखाया है। जो असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया, विच इज मेरी नजर में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसको ब्रीच को रिकॉग्नाइज करके उस पर केस करना चाहिए। कि एक स्टेचुरी बॉडी ऑफ पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन मार्क करके उसके कहते हैं कि यूनिलैटरल, क्या यूनिलैटरल था? 370 जब लगाया गया था वो यूनिलैटरल था, या जो 2 दिन पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई जिस पर जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी और जम्मू कश्मीर से आए हुए राजनेताओं के जैसे फॉर एग्जांपल गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोग वहां पर बोला, वाज दिस यूनिलैटरल? तो ये जो झूठ बोला गया असेंबली में, वो जिस ढंग से अगेंस्ट द लॉज, अगेंस्ट द रूल्स जिस ढंग से लाया गया, आनंद फानन में लाया गया, और वहां पर जिस ढंग से विरोध हुआ, उसने एक्सपोज कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की। क्योंकि 5 मिनट में आप बोलते हैं पास हो गया, जैसे आपने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया था। तो इस असेंबली के सेशन ने एक रेजोल्यूशन को, मैं रेजोल्यूशन की बाइंडिंग और उसको अभी छू नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो रेजोल्यूशन जिस ढंग से लाया गया, इट इटसेल्फ वाज एक्सेप्टेंस की। ठीक है जी, नासिर आप रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आप रेस्पॉन्ड करें जी। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बाइट है, उस पर भी आऊंगा। नासिर जरा रेस्पॉन्ड करें इस बात को। जी 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 देखिए, ये जो ये नंबर्स को घुमाना चाह रहे हैं कि जी हमारा वोट शेयर ज्यादा था या इनका वोट शेयर कम था, मतलब इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, हमने जितनी सीट्स कंटेस्ट की, हमने कोalition में इलेक्शन लड़ा, हमने आधी सीटों पे कंटेस्ट किया। अगर आपको देखना है वोट शेयर, आप कंबाइंड देखिए, दोनों जो हमारी अलायंस है उसका वोट शेयर देखिए। उसके बाद जो हमारी बाकी पार्टीज है यहाँ कश्मीर वैली की, चाहे पीडीपी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो सारी पार्टियां जिन्होंने ओपनली हमें हमारे जो रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने भी बिल्कुल एक आवाज में ये कहा है कि लोग खुश नहीं थे उस फैसले से। उसके अलावा जो ये मैं एक और चीज पे रिएक्ट करना चाहता था, जो ये द्राबू साहब ने कहा कि जी और 2 हिस्से होने चाहिए थे जम्मू कश्मीर के, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफी वाला सजेशन है।
मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा। 2014 में ये इलेक्शंस होते थे, पीडीपी साउथ कश्मीर में जो है वो कंसोलिडेट करती थी सीटें, और बाकी जो नॉर्थ है या सेंटर है, कश्मीर वैली की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रॉन्गर रहती थी। तो इसका मतलब फिर हमें अगर अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज में एक पॉलिटिकल पार्टी एक एरिया में ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है, दूसरी दूसरे एरिया में, फिर क्या कल को ये बोलेंगे कश्मीर वैली को भी आप डिवाइड, मान लीजिए कल को बीजेपी साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर सारा स्वीप कर देती है, उसके बाद क्या बोलेंगे वो, इसको भी आधा आधा कर दीजिए, इसको भी अलग यूटी बना दीजिए, अलग स्टेट बना दीजिए। तो ये आई थिंक ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। अगर आप ये कहें कि ठीक है जो जी। जम्मू का मैं मैंडेट मैं अलग है, मैं कश्मीर ठीक का है नासिर, मैंडेट अलग है, मैं तो जी आपके पास आप आ रहा स्प्लिट हूं। कर दीजिए। मोहित, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका मानना था कि कल को जिस जम्मू तरीके का कल को वर्डिक्ट जम्मू में आया, जिस तरीके का वर्डिक्ट कश्मीर में आया, ये जी कम्युनल लाइंस पर हुआ, रिलीजियस लाइंस पर सब कुछ हुआ, और उससे जो आने वाले दिन हैं वो इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, और उससे बचने के लिए अच्छा ये है कि इसमें डिवीजन होना चाहिए, नहीं, लगभग आई इस थिंक तरीके आई की बात है उनको। क्या वाकई नो तौर नो पर आई रिलीजियस लाइंस पर डिसएग्री वोट विद हिम। पड़ा? मोहित, देखिए, आई डिसएग्री विद हिम। मैं आपके सवाल का दो ऐसा थोड़ी दो है कि जम्मू में हिस्सों में इसका जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो जो ये स्टेटमेंट आपने अभी प्ले किया, ये किस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है और वहां पे ये बयान दिए। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि कानून साज असेंबली के अंदर जो कानून साज मेंबर हैं उनका पास किए हुए रेजोल्यूशन की कोई वुकत नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी 5 स्टार होटल के अंदर उनका उनका तकरीर करना, उसकी कोई वैल्यू है। पहली तो बात हम इस चीज के ऊपर क्लियर करें कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कोई प्राइवेट फंक्शन में बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर जो कानून साज असेंबली के कानून साज मेंबर है उनका बात करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो आपने बोला, रिलीजियस लाइंस पे डिवीजन हो गया है, और द्राबू साहब ने कहा कि भाई स्टेट को ट्राइफरकेट करना चाहिए, 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर 28-29 स्टेट हैं। 28-29 स्टेटों के अंदर जो उनकी एथनिसिटी है, जो उनका बिलीफ है, जो उनका कल्चर है, वो अलग अलग है। तो क्योंकि और वो हर कोई लोग अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। कोई कांग्रेस को करता है, तो कोई आदिवासी बैक्ड पार्टी को करता है, तो कोई अल्पसंख्यक की पार्टी को करता है, कोई पसमंदा पार्टी को करता है। तो आपका कहने का मतलब है कि हम हिंदुस्तान को इतनी अलग अलग हिस्सों में बांट दें, इसके अलग अलग मुल्क बना दें, क्योंकि भाई आपके बीजेपी के फेवर में किसी ने वोट नहीं किया, या उनके जो धार्मिक नैरेटिव है, या हाइपर नेशनलिस्टिक उनका जो नैरेटिव है उसके ऊपर वोट नहीं किया, तो आप इसके ऊपर फर्दर डिविजन्स कर दीजिए, आप फर्दर बांट दीजिए। तो आप बोल दीजिए कर्नाटका को अलग मुल्क बना दीजिए, बिहार को अलग मुल्क बना दीजिए, महाराष्ट्र को अलग मुल्क बना दीजिए, तो बीजेपी एक मुल्क हो जाए और जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है वो अलग मुल्क बन जाए। ठीक है तो जी। ये जो लॉजिक है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये तो हमारे बेसिक हिंदुस्तान का जो हमारा बेसिक फेडरल वैल्यू स्ट्रक्चर है, है। जो वैल्यू स्ट्रक्चर है, जिसके बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान की तामीर हुई है सेक्युलर क्रेडेंशियल के अंदर, जहां पे महात्मा गांधी जैसे लोगों ने इसकी बुनियाद रखी। आप तो कह रहे हैं कि फिर ये सारा जो बेसिक हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है इसी को डिवाइड कर दिया जाए, कि हर किसी को जाति और धर्म के आधार के उसका अपना हिस्सा उसको उसको दे दें और उसको बांट दें। ये जो ये बात है, ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ, जहां तक आप बोल रहे हैं जो वोट है रिलीजियस लाइंस के ऊपर डिवाइड किया गया, मैं समझता हूं कि बड़े ही एक एक सोची समझी साजिश के तहत अगर आप देखें तो उन्होंने जो डिलिमिटेशन हुआ, ठीक है, उसके अंदर जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे उनके अंदर इस तरीके से सीटों को खेला गया, जहां पे आप देख रहे हैं कि अनंतनाग और राजौरी को जोड़ा गया ताकि किसी न ठीक किसी है मोहित, तरीके से यहां पर मैं एक मिनट जो आपको है रुक रहा हूं। ये सलीम पंडित साहब ने भी कॉम्बिनेशन ज्वाइन को किया, बहुत चेंज शुक्रिया किया सलीम, मैं जाए। आपके पास तो आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर इसी देखेंगे स्टेटमेंट के दो रिलीजियस हिस्से हैं, बड़े लाइंस इंपॉर्टेंट पे तो छोटी वोट छोटी डालने दो की बाइट्स बात ही हैं, नहीं है। वो अगर प्ले रिलीजियस कीजिएगा। लाइंस के एक ये ऊपर वोट डाला डिलिमिटेशन वाला होता, मामला जो है इसको हम प्ले करते हैं और दिखाते हैं आपको कि डॉक्टर अजीत ड्राबू का क्या मानना था। और ये कहा गया कि कानून की बेसिक प्रिंसिपल्स की धज्जियां बिखेरी गई, और सिर्फ जिस तरीके से यहां पर हदबंदी की गई, ये किस तरीके से पीपल्स एक्ट की वायलेशन, एक ये वाला बाइट। और फिर यह भी कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए, और फिर और पार्टियां बनाई गई ताकि और वॉइसेस को तोड़ा जाए, लेकिन जम्मू की वॉइस को असेंबल रखा गया, मजबूत किया गया। दोनों बाइट्स बैक टू बैक। A parallel system of district assemblies, which doesn't exist anywhere in India. What are these DDCs?
How are they being elected on an adult franchise? It's not provided for in the Constitution of India. What have you done? You have this assembly, which is now after whatever time, and under it there are these 28 who are voted by the same people. I was a member of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir from 2015 to 2018 from a constituency called Rajpura. Today there are 14 DDC members there. So I wrote long back that it's a senior MLA, senior punch and junior MLA. Today the MLA of Rajpura, who's from National Conference, shares his powers with 14 people. That is the destruction of democracy. Why is that not happening in UP? How is it that there's no DDC in Gujarat? You have disempowered the Assembly of Jammu and Kashmir not by 370, but by creating structures that are violative of the Constitution of India. Nobody's talking about it. So let us leave alone these messages that one talks about in the election, on the day of the election, and the results of the election. It was a very structured operation. Brilliant. There was a delimitation, unprecedented, under an act which doesn't allow for delimitation. It should have been under the People's Representation Act of India. It was not done under that. It was done under the Reorganization Act. And the only place where it was done, when there is a freeze on delimitation. Why was it done only for J&K? What was the need and what was the necessity? Elections are not only about voting. Elections are also about the conditions that you create for people to vote. What happened in the delimitation? There was gerrymandering of constituencies right across the Chenab Valley. There was gerrymandering of constituencies within the valley. Would not have made a difference because any which ways you splice the constituencies, you'll still have a Muslim majority. But in case of Chenab, it did. How is it that the powers of the Election Commission were overruled to decide that you will add 9 seats or 10 seats? Who decided that? On what basis? Should it not have been left to the Election Commission to decide how many seats they will do? And also how many seats will go to Jammu and how many seats will go to Kashmir? There is a proper institutional mechanism laid out in the Constitution of India, not coming from any separatist book, that there is a mandate for an election commission. It has to be autonomous. It will decide on certain things. Why was that not followed? Is that not tantamount to constraining the elections? Rigging them, if you want to call it that? You created a situation in which it was structurally constrained to deliver a result, which fortunately or unfortunately, depending on which side you're on, because it's a highly polarized society today, you will work that out. Why do you need a second party now? You see, the creation of PDP was to counter the dominance of NC. Now you have a robust party in BJP in Jammu. Why do you need a second party? What is the game being played? The game that's being played is you consolidate Jammu into one party and have a fragmentation of voters in the valley so that you will never have a government, which is a valley-based government. As simple as that. चलिए जनाब, तीनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिया। अजय भारती, कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेड ए स्ट्रक्चरल ऑपरेशन और उसमें कहीं हद तक वो कामयाब भी हुए, कहीं हद तक वो नाकाम भी हुए। आप जिस साइड पर है आपको नजर आएगा कि कैसे है। एक तो ये बात कही गई और ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार इसको कहा कि एक स्ट्रक्चरल ऑपरेशन किया गया और उसका फायदा उन्हें मिल रहा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी। इस पर अभी आप रिएक्ट करें, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे ओपिनियन मेकर है जी, अच्छी बात रखते हैं, एक अच्छे इंसान है, तो अभी भी जब डायरेक्टली अब बीजेपी पर अटैक है तो क्या आपको लगता है कि आपके वर्ड्स अभी भी वैसे ही रहेंगे? मैंने वही कहा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे पीडीपी के साथी ने जो स्टेट और कंट्री को इक्वेट किया, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, उसको कंडेम करता हूं कि ये स्टेट, यही पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में खेली गई। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट डज नॉट मीन क्रिएटिंग सॉवरेन कंट्रीज। एक
रही बात जो हसीब रामू साहब के, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत अच्छे जानकार है, लेकिन कुछ फैक्ट्स को हाइड किया। 1951 में जो डिलिमिटेशन हुआ, आप पॉपुलेशन देख लीजिए जम्मू रीजन की और कश्मीर रीजन की। जम्मू को 30 सीटें दी गई और कश्मीर को 43। क्या वो जेरी मैंडरिंग नहीं थी? वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत थी? कैसे, क्या पॉपुलेशन में आपको सिर्फ 1.5-2 लाख लेकिन एक चीज है ना अजय भारती, मैं बीजेपी का मौकफ सुनता था पहले से ही, वो कह रहे थे कि जनाब हम नाइंसाफी को खत्म करेंगे। अगर उस वक्त नाइंसाफियां हुई थी तो आज भी आपने कानून को फिर भलाई ताक रखा है, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि हसीब रामू साहब कानून को जानने वाले हैं। नहीं, मैंने कहा जेरी मैंडरिंग के जो अनडन किया गया, इनजस्टिस को अनडन किया गया, जस्टिस डिलीवर किया गया, बैलेंस जो रिकमेंडेशंस है, उन्होंने कहा कि अभी फ्रीज था। फ्रीज किस वजह से था और फ्रीज और यहां पर डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आपकी सीट बढ़ गई। फिर तो ये भी वो करेंगे डीडीसी को बनाया गया ताकि असेंबली को और ज्यादा कमजोर किया जाए, और ये सिर्फ मॉडल जम्मू कश्मीर के अंदर है, रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं पर आपको डीडीसी का मॉडल नहीं मिलेगा। कहां नहीं है? आप उत्तराखंड की रिऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, हिली रीजन्स और प्लेन रीजन्स में डिफरेंशियल रखा गया है। आप असम और नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, ये हमेशा होता है क्योंकि आपका टेरेन इज एन कंसिडरेशन, आपकी टोपोग्राफी और है, ये एक्ट का एक हिस्सा है। लेकिन जो फ्रीज अब 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन हो जाएगा, वो सारे मैं नासिर आपके पास भी आऊंगा। ठीक है जी मोहित भाई, मैं आपके पास दूंगा, लेकिन और मैं दूसरी सलीम पंडित साहब, आपने सारी तजवीज बातें सुन ली, आपका एक्सपर्ट कमेंट बताइएगा। हसीब रामू साहब बड़े दिनों बाद खुलकर बोल रहे हैं और बड़ी चीजें खुल के सामने आई। कुछ चीजों पर मरकज के साथ भी उनका इख्तलाफ हो रहा है और कुछ चीजों पर वो यहां पर भी है सेट नहीं हो रहे, लेकिन बात अपनी रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी चीजें जी अनजस्टिस हुई, जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ, और आगे की हिकमत अमली उनके पास ये है कि शायद अभी न तो स्टेट मिलनी है और ना ही बाकी चीजें जल्दी जल्दी में होनी है। देखिए द्राबू साहब को मैं ये यहाँ कहना चाहता हूं कि द्राबू साहब जो है, he is known person in Kashmir and he had become very controversial जब उसने वो एजेंडा ऑफ अलायंस कर दिया बीजेपी के साथ इन 2014-15 में जी। तो वो सारी जो है, he was the architect of that getting BJP into Kashmir. One is that because he had aligned with that Ram Madhav जी के साथ उसके काफी अच्छे ताल्लुकात थे, मरासिम थे, तो उस वक्त ठीक था बीजेपी, बिकॉज इट वाज दैट टाइम गिविंग हिम अ पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर और इक्वलेंट टू द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही वाज एंजॉयिंग एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मुफ्ती मोहम्मद से। उस वक्त मुफ्ती साहब की पार्टी भी अच्छी थी और राम माधव जी भी ठीक थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो चलन है वो भी ठीक था। उस वक्त बीजेपी का जो दैट वाज, ये जो आप 370 की बात वो कर रहा है, 370 का एजेंडा उनको रहा है जब से सावरकर जी थे, जब से मुखर्जी, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो उन दिनों से था। वो तो हर एक जो भी आज तक लीडर आया है बीजेपी का, ही हैज बीन नॉट ओनली बीजेपी, इवन द कांग्रेस, इवन नेशनल कांग्रेस। अगर आप शेख साहब की बात करोगे, मैंने उस दिन भी बोला आपको, शेख साहब खुद चाहता था 81 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो दूसरी बात, ये जो डिलिमिटेशन की बात वो कर रहा है साहब, इसको ये बताइए कि व्हाई डिड दीज टू पीपल फ्रॉम एनसी, मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला एंड हिज अनदर एमपी, दैट जज, व्हाई डिड दे पार्टिसिपेट इनटू दैट ये डिलिमिटेशन जब हुआ? They should have boycotted at that point of time. Okay जी, ठीक है जी, नासिर लोन साहब हमारे साथ। नासिर जरा फटाफट से आप अपनी बात भी रखिए और जो सलीम साहब बता रहे हैं इसका भी जरा फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर डिलिमिटेशन करनी है, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि डिलिमिटेशन बहुत जरूरी थी और प्रीवियसली कोई जो है इनजस्टिस हुई थी। ये बीजेपी की गवर्नमेंट को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, ये बीजेपी की गवर्नमेंट को पहले से कैसे पता था कि जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ाई जाएगी? ड्यू प्रोसेस तो फॉलो हुआ नहीं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाती है, वो उसी वक्त डिसाइड करती है कि जो जम्मू है, जम्मू में 6 सीटें बढ़ेंगी और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ेगी। तो ये प्री प्लान था, ये दे हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड। इट वाज नॉट डन फेयरली। जम्मू में 1 सीट है जहां का इलेक्टोरेट 60,000 है। कश्मीर में जो सबसे बड़ी असेंबली सेगमेंट है, वहां तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख का वोट है।
तो कौन सी जस्टिस हो गई है? दूसरी बात ये डीडीसीज की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि पूरे मुल्क में जो है बाकी स्टेट्स भी हैं जहां पे डीडीसीज है, लेकिन क्या इन्होंने क्लियरली डिमार्केट की है कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या पावर्स है एक डीडीसी की और क्या है एक एमएलए की? इन्होंने अभी भी कंफ्यूजन रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लड़ाना चाहते हैं आपस में यहाँ पे, और ये नहीं चाहते हैं कि जो है यहाँ का सिस्टम यहाँ डेमोक्रेटिकली चले और जो सिस्टम है वो बिना किसी डिस्ट्रप्शन के चले। ऑल दे वांट टू डू इज कि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई नुक्स रहे और ये लोग आपस में लड़िए। जैसे डीडीसी की मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, मैं भी एक डीडीसी मेंबर हूं। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 14 डीडीसी मेंबर्स हैं। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे अंडर 28 पंचायतें आती है। मेरा ही कलीग है डीडीसी जो श्रीनगर का डीडीसी है, उसको सिर्फ 3 पंचायतें हैं। तो कौन सा जस्ट सिस्टम है ये? उसके लिए भी वही फंड्स हैं जो मेरे लिए है। मेरी 28 पंचायतों के लिए और उसकी 3 पंचायतों के लिए चलिए सेम जी, फंड्स है। मैं माजरत ये चाहूंगा सिस्टम नासिर, यहाँ कहीं पर ना आपको कहीं रोक उनको रहा हूँ सोच क्योंकि समझ के मेरे प्रोग्राम बनाना का चाहिए था। वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप Haphazardly- सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, आज आपसे गुफ्तगू गुजार हो पाई, मैं माजरत चाहता हूँ। मोहित भाई आपका भी, नासिर साहब आपका, और अजय भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन था क्योंकि एक तरफ से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और हसीब द्राबू का साहब 19-20 मिनट का एक स्टेटमेंट है, उसमें बड़ी चीजें जो बात में सामने आई है, कुछ चीजें फिट बैठती हुई नजर आ रही है, कुछ चीजों पर एतराज भी हो रहा है। लेकिन बात यही है कि सियासत में कब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की सियासत उभरने वाली है उस पर हमारी नजर रह रही है और बराबर हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। फिलहाल 5 के 5 में इस वक्त मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार खसूसी इंटरव्यू देखिएगा मेरे साथी शीतल शर्मा के साथ।